डेटा माइनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये है क्या। देखो, इस दुनिया में लाखों करोड़ों जीबी का डेटा एग्जिस्ट करता है। अब उस इतने सारे डेटा में से अपने इंटरेस्ट की चीज निकालना, इस चीज को कहा जाता है डेटा माइनिंग। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने गूगल को कंसिडर किया। अब गूगल के अंदर भी बहुत सारा डेटा है, बट जब तुम कोई XYZ चीज सर्च करते हो तब इतने सारे डेटा में से उसी XYZ चीज से रिलेटेड रिजल्ट निकल के आता है तुम्हारे सामने। तो ये डेटा माइनिंग के हेल्प से होता है। और वो कैसे, इसके पीछे एक पूरा का पूरा प्रोसेस है और उसी पूरे के पूरे प्रोसेस के आर्किटेक्चर को हम कहते हैं डेटा माइनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। अब व्हेन इट कम्स टू डेटा माइनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, उसका है ये डायग्राम, और इस डायग्राम की मदद से इस टॉपिक को अब हम समझते हैं। अब लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को क्या बोला था, मैंने तुम लोग को बोला था कि इस दुनिया में लाखों करोड़ों जीबी का डेटा एग्जिस्ट करता है। अब वो डेटा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो डेटा डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, वो डेटा डेटा वेयरहाउस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, वो डेटा www में एग्जिस्ट कर सकता है, वो डेटा ऐसे ही बाकी के रिपोजिटरीज में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे है पूरा का पूरा तुम्हारा डेटा और ऊपर बैठा है तुम्हारा यूजर जो इतने सारे डेटा में से अपने इंटरेस्ट की चीज निकालना चाहता है। ओके, तो ऊपर बैठा है यूजर जो इतने सारे डेटा में से अपने इंटरेस्ट की चीज निकालना चाहता है। तो उसके लिए जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसी पूरे के पूरे प्रोसेस के आर्किटेक्चर को हम कहते हैं डेटा माइनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। अब समझा? ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि ये होता कैसा है, इस आर्किटेक्चर को समझते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि यूजर ने यूजर इंटरफेस के हेल्प से कोई चीज सर्च करी। अब जब ऐसा होता है तब ये जो डेटा के सोर्सेस है, इन डेटा के सोर्सेस में से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस सर्वर के अंदर स्टोर किया जाता है। बट उससे पहले, यानी कि इन दोनों के बीच में जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, उस डेटा को सबसे पहले सिलेक्ट किया जाता है, मतलब उस डेटा के ऊपर डेटा सिलेक्शन अप्लाई किया जाता है, उस डेटा के ऊपर डेटा क्लीनिंग अप्लाई किया जाता है और उस डेटा के ऊपर डेटा इंटीग्रेशन अप्लाई किया जाता है। अब तुम बोलोगे कि बाबा डेटा सिलेक्शन, डेटा इंटीग्रेशन और डेटा क्लीनिंग क्या होता है? ऑर्डर ऐसे होता है, मतलब डेटा सिलेक्शन, उसके बाद डेटा क्लीनिंग, उसके बाद डेटा इंटीग्रेशन, दैट वियर्ड स्टफ। तो अभी सबसे पहले मैं तुम लोग को बताता हूं कि डेटा सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, अब ये इतना सारा डेटा है। अब इतना सारा डेटा थोड़ी ऊपर वाले को चाहिए, इतने सारे डेटा में से एक पार्ट ऊपर वाले को चाहिए या एक पार्ट के ऊपर हमें काम करना है फिर आगे, राइट? तो वो जो पार्ट है, उस पार्ट को सिलेक्ट करना, इस चीज को डेटा सिलेक्शन कहा जाता है। ओके, अब डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या होता है? देखो, अभी इतना सारा डेटा है, अब इतने सारे डेटा में हर एक वैल्यू एक्यूरेट थोड़ी हो सकती है, कुछ नल वैल्यूज हो सकती है, कुछ मिसिंग वैल्यूज हो सकती है, कुछ इनएक्यूरेट वैल्यूज हो सकती है। इस चीज को हम कहते हैं नॉइजी डेटा। डेटा को आगे भेजने से पहले इस नॉइजी डेटा को रिमूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर बाद में रिजल्ट में प्रॉब्लम होता है, रिजल्ट इनएक्यूरेट हो सकता है या रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? इसलिए इस डेटा को आगे भेजने से पहले नॉइजी डेटा को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसीलिए हम इस डेटा के ऊपर डेटा क्लीनिंग अप्लाई करते हैं ताकि हम उस नॉइजी डेटा को रिमूव कर सके। दैट्स इट स्टफ, राइट? अब डेटा सिलेक्शन हो गया, डेटा क्लीनिंग हो गया। अब डेटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? अब क्या है कि ये जो डेटा ऊपर जा रहा है, ये डेटा जरूरी नहीं है कि एक सिंगल लोकेशन से ऊपर जा रहा है, ये डेटा हो सकता है कि अलग अलग लोकेशन से ऊपर जा रहा है। तो अभी क्योंकि ये डेटा इतने सारे अलग अलग लोकेशन से ऊपर जा रहा है, इसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं बाय द वे। तो अभी क्योंकि ये डेटा इतने सारे अलग अलग लोकेशन से ऊपर जा रहा है, इसलिए इस डेटा का फॉर्मेट भी अलग अलग होता है, मतलब डेटा एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो अभी एक प्रॉब्लम है, इसीलिए इन डिफरेंट फॉर्मेट्स में एग्जिस्ट करने वाले डेटा को एक सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेटा इंटीग्रेशन के अंदर ये जो डेटा एग्जिस्ट करता है, जो डिफरेंट फॉर्मेट्स में है, उस डिफरेंट फॉर्मेट्स में एग्जिस्ट करने वाले डेटा को हम सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो डेटा इंटीग्रेशन के अंदर ये होता है, जब ऊपर जाने वाले डेटा के ऊपर डेटा सिलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाता है, तब जो डेटा हमारे पास फिर निकल के आता है, उस डेटा को हम कहते हैं प्री प्रोसेस्ड डेटा।
अब ये जो प्री प्रोसेस डेटा है वो डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस सर्वर के अंदर स्टोर हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक छोटी सी चीज समझनी है, और वो ये है कि ये जो चीज मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि इतने सारे डेटा में से इस यूजर को अपने इंटरेस्ट की चीज चाहिए, या इस लेक्चर में जो स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को गूगल का एग्जांपल दिया था, ये वो चीज है जो मैं तुम लोग को बता रहा हूं ताकि तुम्हें ये आर्किटेक्चर समझ में आए। इन चीजों का और इस आर्किटेक्चर का ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, ये चीजें बस एग्जिस्ट करती है ताकि तुम्हें ये आर्किटेक्चर समझे। मेन थिंग इज दिस आर्किटेक्चर समझना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा प्री प्रोसेस डेटा है डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस सर्वर के अंदर। अब ये जो प्री प्रोसेस डेटा है वो आगे जाता है इनटू डेटा माइनिंग इंजन। अब डेटा माइनिंग इंजन क्या है? डेटा माइनिंग इंजन के अंदर होते हैं कुछ इंटेलिजेंट अल्गोरिदम्स। ये जो इंटेलिजेंट अल्गोरिदम्स है, दीज इंटेलिजेंट अल्गोरिदम्स आर अप्लाइड ऑन दैट प्री प्रोसेस डेटा। अब जब इन इंटेलिजेंट अल्गोरिदम्स को उस प्री प्रोसेस डेटा के ऊपर अप्लाई किया जाता है, तब हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है या हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, और इन रिजल्ट्स को कहा जाता है हिडन पैटर्न्स। जब डेटा माइनिंग इंजन के अंदर के इंटेलिजेंट अल्गोरिदम्स को उस प्री प्रोसेस्ड डेटा के ऊपर अप्लाई किया जाता है, तब एज अ रिजल्ट हमें मिलते हैं हिडन पैटर्न्स। ये बात समझ में आई? अब ये जो हिडन पैटर्न्स है, जरूरी नहीं है कि हर एक हिडन पैटर्न इस यूजर के लिए काम में आएगा, या जरूरी नहीं है कि हर एक हिडन पैटर्न इस यूजर के लिए यूजफुल है। कुछ हिडन पैटर्न्स इस यूजर के लिए यूजफुल हो सकते हैं, बट कुछ हिडन पैटर्न्स इस यूजर के लिए यूजलेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हिडन पैटर्न्स है या डेटा माइनिंग इंजन से निकला हुआ जो रिजल्ट है, वो जाएगा पैटर्न इवैल्यूएशन के अंदर। ओके, पैटर्न इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है? पैटर्न इवैल्यूएशन के अंदर ये जो हिडन पैटर्न्स है, इन हिडन पैटर्न्स को इवैल्यूएट किया जाता है। यूजर के लिए क्या यूजफुल है और क्या यूजलेस है, उस चीज को कंसिडर करके, और फिर जो हिडन पैटर्न्स यूजर के लिए यूजफुल है, उन हिडन पैटर्न्स को कंसिडर किया जाता है, और जो हिडन पैटर्न्स यूजर के लिए यूजलेस है, उन हिडन पैटर्न्स को डिस्कार्ड किया जाता है। और फिर पैटर्न इवैल्यूएशन हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब इस रिजल्ट के अंदर क्या होता है? इस रिजल्ट के अंदर वो हिडन पैटर्न्स होते हैं जो यूजर के लिए यूजफुल है। अब जो ऐसे हिडन पैटर्न्स है जो यूजर के लिए यूजफुल है, उन हिडन पैटर्न्स को या बेसिकली पैटर्न इवैल्यूएशन के रिजल्ट को हम कहते हैं नॉलेज। ओके, और फिर वो नॉलेज आगे जाता है। अब आगे जाके उसका क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे, बट सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ये क्या है, नॉलेज बेस क्या है, या नॉलेज बेस कैसे हमारे काम में आता है यहाँ पे, या नॉलेज बेस कैसे काम में आता है यहाँ पे। नॉलेज बेस के बारे में सबसे पहले समझते हैं। अब थोड़े समय पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि यहाँ पे होता है प्री प्रोसेस डेटा, और ये प्री प्रोसेस डेटा जब डेटा माइनिंग इंजन के अंदर जाता है, तब डेटा माइनिंग इंजन के अंदर के इंटेलिजेंट अल्गोरिदम्स को उस प्री प्रोसेस डेटा के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और फिर हिडन पैटर्न्स हमें मिलते हैं। ये बोला था, राइट? तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि हमारे पास एक कस्टमर टेबल है। अगर मैंने ये जानना चाहा कि बूढ़े लोगों ने कौन से प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं? हाँ, ऑफ कोर्स जान सकता हूं। बट जो टेक्नोलॉजी मुझे बताएगी कि बूढ़े लोगों ने कौन से प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं, उस टेक्नोलॉजी को कैसे पता चलेगा कि किस इंसान को वो बूढ़ा इंसान कह सकती है और किस इंसान को वो बूढ़ा इंसान नहीं कह सकती? उस टेक्नोलॉजी को कैसे पता चलेगा? तो ये जो इंफॉर्मेशन है जो उस टेक्नोलॉजी को ये बताएगी कि किस इंसान को वो बूढ़ा इंसान बोल सकती है और किस इंसान को वो बूढ़ा इंसान नहीं बोल सकती, इस इंफॉर्मेशन को कहा जाता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि कभी कभी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है, तो अभी ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस नॉलेज बेस के अंदर होता है। तो अभी ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो इस नॉलेज बेस के अंदर होता है, इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं बैकग्राउंड नॉलेज। तो नॉलेज बेस के अंदर बैकग्राउंड नॉलेज होता है। एंड बाय द वे, बैकग्राउंड नॉलेज इस प्रोसेस को ये नहीं बोलता कि किस इंसान को बूढ़ा बोलना है और किस इंसान को बूढ़ा नहीं बोलना है, ये नहीं बोलता है। ये बस एक एग्जाम्पल था तुम लोग को ये समझाने के लिए कि बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। ठीक है,
बैकग्राउंड नॉलेज बेसिकली वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो इस प्रोसेस में कभी कभी काम में आता है, और इसका एग्जाम्पल है वो बूढ़ा इंसान वाला एग्जाम्पल। तो अभी बैकग्राउंड नॉलेज क्या होता है तुम लोग को ये भी पता चल गया, और तुम लोग को ये भी पता चल गया कि डेटा माइनिंग इंजन और नॉलेज बेस का क्या लेना देना है। अब मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉलेज बेस एंड पैटर्न इवैल्यूएशन। अब थोड़े समय पहले मैंने तुम लोग को ये बोला था कि जो पैटर्न इवैल्यूएशन है वो उन हिडन पैटर्न्स को कंसिडर करता है जो हिडन पैटर्न्स यूजर के लिए यूजफुल है, और उन हिडन पैटर्न्स को डिस्कार्ड करता है जो यूजर के लिए यूजलेस है। ठीक है, तो अभी पैटर्न इवैल्यूएशन को कौन बताएगा, या उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से हिडन पैटर्न्स यूजर के लिए यूजफुल है और कौन से हिडन पैटर्न्स यूजर के लिए यूजलेस है? पैटर्न इवैल्यूएशन को कौन बोलेगा, या उसको कैसे पता चलेगा? उसको पता चलेगा नॉलेज बेस के मदद से। और वो कैसे? देखो, जो भी हिडन पैटर्न्स यहाँ से निकलते हैं उन हिडन पैटर्न्स के कुछ मेजर्स होते हैं, और इन मेजर्स के होते हैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को थ्रेशोल्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू थ्रेशोल्ड से ऊपर तो इसका मतलब हिडन पैटर्न यूजफुल, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू थ्रेशोल्ड से नीचे तो इसका मतलब द हिडन पैटर्न इज यूजलेस। ठीक है, तो अभी जो थ्रेशोल्ड है ये डिसाइड करता है कि वेदर द हिडन पैटर्न इज यूजफुल और यूजलेस फॉर द यूजर। अब ये थ्रेशोल्ड कहाँ से आता है? ये थ्रेशोल्ड यूजर से आता है। अब यूजर थोड़ी ना बार बार थ्रेशोल्ड बताते बैठेगा, इसीलिए इस थ्रेशोल्ड को यूजर से एक बार या इनिशियली लिया जाता है, एंड देन यूजर इज अलाउड टू चेंज द थ्रेशोल्ड, बट देन इनिशियली उससे लिया जाता है एंड उस थ्रेशोल्ड को नॉलेज बेस के अंदर स्टोर किया जाता है। देन अगर चाहे यूजर तो उस थ्रेशोल्ड को चेंज कर सकता है, अगर चाहे तो। ठीक है, वो बार बार लिया नहीं जाएगा उससे थ्रेशोल्ड, बस एक बार लेके वहां पे स्टोर किया जाएगा। देन अगर यूजर चाहे तो उस थ्रेशोल्ड को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली है तो जो थ्रेशोल्ड है जिसके वजह से ये डिसाइड होता है कि वेदर द हिडन पैटर्न इज यूजफुल फॉर द यूजर या यूजलेस फॉर द यूजर, वो थ्रेशोल्ड नॉलेज बेस के अंदर स्टोर किया जाता है। ओके, अब क्योंकि वो थ्रेशोल्ड यूजर से आता है इसलिए ये ऐसा एरो है, और क्योंकि उस थ्रेशोल्ड का इस्तेमाल यहाँ पे भी होता है टू डिसाइड वेदर द हिडन पैटर्न इज यूजफुल फॉर द यूजर और यूजलेस फॉर द यूजर, उसके लिए यहाँ पे ये एरो ऐसा भी है। ठीक है, तो अभी तुम लोग को समझ गया कि नॉलेज बेस क्या काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे हमें वो हिडन पैटर्न्स मिलेंगे जो हिडन पैटर्न्स यूजर के लिए यूजफुल है, जिसको हम नॉलेज कहते हैं। मैंने तुम लोग को बोला था, राइट? तो अभी ये जो नॉलेज है इस नॉलेज को ऊपर भेजा जाएगा। अब हमें एक ऐसे कंपोनेंट की जरूरत है जो यूजर को इस नॉलेज के साथ इंट्रोड्यूस कराएगा, यानी कि यूजर को इस नॉलेज के साथ विजुअलाइज कराएगा, और एट द सेम टाइम ये कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट भी होना चाहिए जो यूजर को सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करेगा। मतलब यूजर को अलाउ करेगा कि अपने इंटरेस्ट का डेटा वो फेच करे, और इसी कंपोनेंट को हम कहते हैं यूजर इंटरफेस, या इस कंपोनेंट को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। ठीक है, और ऊपर यूजर बैठा ही है। तो बेसिकली ये हमारा डेटा माइनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। थैंक यू।